नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। द केरला स्टोरी 2 आप ये सामने देख रहे होंगे, गोज़ बियॉन्ड 27 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है और इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से बवाल चल रहा है। राजनीतिक बवाल भी है, कई सवाल भी हैं और इसी बीच जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विपुल अमृतलाल शाह और इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं कन्हैया प्रसाद, उन्होंने आज जाकर तमाम जो चीज़ें थी उसके बारे में बताई है कि ये फ़िल्म कैसे बनी और हमारे सामने कुछ विक्टिम्स को भी लाया गया था और उन विक्टिम्स के ऊपर क्या बीती है लव जिहाद और धर्मांतरण के दौरान, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लव जिहाद को लेकर द केरल स्टोरी 1 बनी थी, उसी का ये कंटिन्यूअस है द केरल स्टोरी 2, जिसमें धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर तमाम बातें की गई हैं। सुनिए जो विक्टिम्स हैं उन्होंने क्या बताया है, साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं इस मूवी के, वो क्या कह रहे हैं। इस मूवी में मुख्य रूप से अदिति उल्का और ऐश्वर्या अपने अभिनय का दमदार प्रदर्शन करेंगी। नमस्कार नमस्कार। आप लोग यहाँ आए इस इवेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इवेंट करना क्यों ज़रूरी था, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में एक नैरेटिव चलता है, जब जब केरला स्टोरी 1 आई थी तब केरला स्टोरी 2 आई है तब, कि ये फिल्म झूठी होती है, देश में कहीं कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं है, लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। और इस नैरेटिव को चलाने के लिए बहुत सारी ताकतें एक साथ आ जाती हैं। हर तरीके की ताकत आती है इस फिल्म को झूठा साबित करने के लिए। हमें कोई सच कहे, सच्चा कहे, झूठा कहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने इस सिचुएशन को भुगता है, जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं या जिनके फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, उनकी तकलीफ़ों में और बहुत इजाफा होता है जब इस नैरेटिव को झूठा कहा जाता है। केरला स्टोरी 1 के वक्त भी यही हुआ था और उस वक्त हम केरला से 26 विक्टिम्स को ले आए थे। बम्बई में हमने वो इवेंट किया था और मुझे ताज्जुब हुआ कि 26 लड़कियों की कहानी सुनने के बाद भी वो जो इकोसिस्टम है जो इस फिल्म को झूठा कहता है, वो बिल्कुल नहीं बदले। हमें एक ताज्जुब ये होता है कि हम जब ऐसी फिल्म बनाते हैं, ऐसा विषय रखते हैं, तो इसमें दो पक्ष होते हैं। एक विक्टिम का पक्ष होता है और एक उन क्रिमिनल्स का पक्ष होता है जो ये काम कर रहे हैं। और ऐसी कहानियां सुनने के बाद भी एक लॉबी जो है वो उन क्रिमिनल्स के साथ खड़ी नजर आती है। बहुत दुख होता है, क्योंकि सवाल एक फिल्म का नहीं है, सवाल हमारे समाज का है, हमारे देश का है, हमारे देश की बेटियों का है, हमारे फैमिलीज का है। फिर जब ये शुरू हुआ केरला स्टोरी 2, जब ट्रेलर आया, फिर वो लोग सब एक्टिव हो गए। हमारे अगेंस्ट एक टारगेटेड मुहिम चली। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं लोगों के ट्रोल्स का जवाब भी नहीं देता, मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ, तो मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी अगर हम इन विक्टिम्स के साथ संवेदना के साथ नहीं जुड़ सकते, तो कहाँ है हमारी आत्मा? क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हमें इन लड़कियों का पेन नहीं दिखता? तो हमें लगा कि ये फिर एक ऐसा बहुत ज़रूरी जंक्शन है जहाँ पे हमें लोगों तक इन लड़कियों की कहानी पहुँचानी चाहिए। और ट्रस्ट मी, इन लड़कियों के लिए ये बहुत मुश्किल है। इनमें से कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी जिंदगियां खतरे में। कई लड़कियां ऐसी होंगी जो अपना मुंह नहीं दिखाएंगी, ढक के बात करेंगी। लेकिन ये सारी विक्टिम्स हैं और इनकी कहानी सुनने के बाद भी अगर लोगों का दिल नहीं मूव करता, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस देश के साथ। हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो मैं वेट करूंगा उनके आने का, बस 2 मिनट में हम उन्हें बुला रहे हैं। पर मेरी बात को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। और ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, ये एक लड़ाई है। इस पूरे रैकेट को एक्सपोज करके हमारी लड़कियों को और हमारे फैमिलीज को सेफ्टी फील करवाने की। और इसमें हमने व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता है, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो लगता है बोले। तो मैं मेरी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे हमारे दिग्दर्शक, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर कामाख्या। वो अपना विषय रखें। आज ये मंच हमारा नहीं है, जो बहनें यहाँ आई हैं उनका है। बस एक बात है कि मीडिया में कुछ दिनों से ये चल रहा है कि केरला स्टोरी 2 प्रोपोगेंडा है। आपके सामने हम कुछ लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो विक्टिम्स हैं स्कैम की, इस कॉन्स्पिरेसी के। इससे ज़्यादा मैं, क्योंकि पिछले 4-5 घंटों से उन लोगों से वापस बात कर रहा था और मुझे वो पिछले 4-5 साल की जर्नी याद आ रही थी, तो मैं बहुत भावुक हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनसे मिलें और बात करें। बट इनको इतना पता होता है कि हमारी लड़कियां कहाँ कमज़ोर होती है, तो इन्होंने गणपति पे अपना नाम बदल के मुझे इंस्टा पे ढूंढा। लड़के ने मुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। फिर मतलब यू कैन से ये 1-1.5 महीना ही सिलसिला मेरे साथ चला फ्रेंडशिप के बारे में। देन ही नोज़ कि मेरी फैमिली आउट ऑफ मुंबई है एंड आई वॉज नॉट वेल। तो वो मेरे घर पे बिरयानी लेके आया। उसने बिरयानी में यू कैन से कुछ मिला के खिलाना एंड फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई। एंड उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया एंड मेरे वीडियोस बना के वायरल करने की धमकी देना। एंड जब ये सब चीज़ें चलता रहा, 4-5 महीने तक चलता रहा, फिर ये मुझे माहिम दरगाह इन मुंबई, जहाँ पे ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है हिंदू लड़कियों का, कि माहिम दरगाह ले जा कर के हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है। सो वो मुझे वहाँ लेके गया, बुर्खा पहनने के लिए फोर्स किया, पानी कुछ मौलाना से पानी लेके पीने के लिए। एंड जब मैंने वो सब चीज़ों को डिनाई किया तो उसकी फैमिली और वो उन्होंने मुझे मारा। एंड ड्यूरिंग दैट सिचुएशन आई वॉज प्रेगनेंट ऑफ 2 मंथ्स। सो उसकी फैमिली ने मुझे ज़बरदस्ती गोली खिला के मेरा अबॉर्शन करवाया। एंड जब भी ये सब चीज़ें पता चली, मैं मेरे नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी गई थी, तो उन्होंने कहा था अभी तुम तो बाली को छोड़ो, जाने दो। फिर उस टाइम पे कुछ नहीं किया। मार्च में इसकी फैमिली ने मुझे बुलाया मिलने के लिए एंड पूरी फैमिली ने मिलके, भाई, उसके जीजा, सब ने मिलके मेरा रेप किया। प्लस मुझे मतलब मेरे सर से बाल निकाल दिया गया था, जो कि कामाख्या सर वॉज नोन बाय दैट, कि मुझे किस तरीके से उन्होंने किया था कि मैं समाज में मुंह भी नहीं दिखा पा रही थी। कि मार्च में मेरा होली के दिन मेरा बाल निकाला गया। एक लड़की का कुछ हो ना हो, लेकिन बाल उसका सब कुछ होता था। एंड मैंने उस टाइम पे वो गवाया। और जब मैंने मेरी फैमिली से एक्सपेक्ट किया था, तो मेरी फैमिली का ये सवाल था कि तूने प्यार किया, तू झेल। बट उस टाइम पे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बट माई फ्रेंड सपोर्टेड मी। फिर भी मैं पुलिस स्टेशन भागी 1 मंथ के लिए कि मुझे एफआईआर लॉन्च करना है। पुलिस वालों का ये कहना है ये सब कुछ नहीं होता, कॉमन है। एंड जो पुलिस वाला एफआईआर लॉन्च करने वाला था वो खुद मुस्लिम थे। आई कांट डिस्क्लोज हिज नेम, वरना मैं खुद कर देती हूँ उनका नाम। उन्होंने खुद ने मुझे क्या बोला, राशि जाने दो, छोड़ दो ये सब मैटर, तुम अपनी ज़िंदगी स्टार्टअप करो। सेकेंडली जब ये सब सीन ख़त्म हुआ, अप्रैल में लड़के ने मुझे फिर मिला एंड फिर उसकी पूरी फैमिली ने मेरा रेप किया। दैट टाइम मैंने अपने यहाँ के एमएलए को कोऑर्डिनेट किया, सब कुछ किया, एफआईआर लॉन्च किया। बट उस दिन भी एफआईआर नहीं हुआ, उसके सेकेंड डे एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद भी पूरी फैमिली को दूसरे पुलिस वालों ने रेस्क्यू किया, बस एक विक्टिम को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद 1-1.5 महीने तक सिर्फ मुझे धमकी मिलती रही। बाद में 1-1.5 महीने के बाद मिलने के बाद आज, जैसे मैम ने कहा कि उनको सपोर्ट करने के लिए जज होते हैं, एक जज ने मुझे सपोर्ट किया और एक जज ने उसके को सपोर्ट किया। एक जज ने फैमिली को बेल नहीं दिया, एक जज ने लड़के को बेल दिया। जब लड़के को बेल मिल जाता है तो कुछ कह ही नहीं सकते हम, कि फैमिली को भी बेल मिलना पॉसिबल हो जाता है। आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे जैसी जितनी लड़कियाँ, पता नहीं और कितनी लड़कियाँ होगी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 इस चीज़ों को इतना वो करिए
ताकि हम जैसी लड़कियां सेफ हो सके। सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। सॉरी। मैं निकिता तोमर की मदर हूँ, फरीदाबाद से। ये 2020 में 26 अक्टूबर के दिन हुआ था। मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरता और पढ़ाई के कारण और एक तरफा प्यार के कारण गई। मेरी बेटी स्कूल भी टॉप कर रही थी और कॉलेज भी टॉप कर रही थी, तो सामाजिक कामों में भी जाती थी, जनता से रूबरू थी, अपने समाज से भी। मैं भी उसके साथ जाती थी जहाँ उसे बुलाते थे, तो शायद उसकी नज़र उस पर कहीं पड़ी और ज़बरदस्ती शादी का दबाव डालने लगा। उसको किडनैप भी किया गया और सीधा फैमिली के पास ले गया और उसकी फैमिली ने भी उसे शादी का दबाव डाला और धर्म बदल कर, हम एक राजपूत हैं और वो मोमडन था, तो मेरी बेटी ने मना कर दिया। उसके घर पे एडवोकेट भी बैठे हुए थे, शादी करने के लिए भी बैठे थे सब, लेकिन वो नहीं मानी। तब तक कि हमें किसी जरिए पता चला और हम पीछे से पहुँचे और हमारी बेटी हमारे साथ आ गई। हमने FIR करी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ 2-4 महीने तक, क्योंकि उनके राजनीति में भी 50 साल से राजनीति में बैठे हैं, दादा नाना सब, आज भी चाचा भाई हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं और जो कांग्रेस के हैं दिग्गज, उनके साथ सब उनका उठना बैठना है, तो उनका कुछ नहीं हुआ। हमने बेटी का फ्यूचर देखकर अपने समझौता कर लिया कि बेटी का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, इसलिए फिर हमने दोबारा से बेटी को पढ़ाई शुरू कर दी। सब कुछ सही चला। 2 साल बाद फिर उसने बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। कॉलेज के बाहर लास्ट BCom का पेपर देकर निकली थी, तो बेटी 2 थे, नई गाड़ी में बैठी, गन लेकर घूमा, आगे आगे मेरी बेटी ने, पीछे पीछे वो था, लेकिन मेरी बेटी ने हार नहीं मानी और लड़ाई लड़ते हुए खुद को शहीद कर दिया। मैं तो उसे शहीद ही कहूँगी अपने धर्म के लिए। उसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उनसे समझौता नहीं किया, उनके साथ नहीं गई। पहले भी ठुकरा कर सब कुछ आ गई। खूब परिवार ने दबाव डाला, खूब लालच दिया, रानी बना के रखेंगे बेटा, शादी कर ले धर्म बदल कर, लेकिन मेरी बेटी ने सब कुछ ठुकराया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। BCom क्लियर की, टॉप करके गई है लास्ट में भी, और उसने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया, ना ही वो उसकी पिस्टल से डरी। आगे आगे वो और पीछे वो लगाता फिरा। गाड़ी में दोनों ने खूब बैठाने की कोशिश की, नहीं बैठ पाई वो उनसे, तो उन्होंने उसे मार दिया कॉलेज के बाहर। आप ने सुना होगा, 2020 की बात है, 26 अक्टूबर। और मेरी बेटी लड़ते हुए गई अपने धर्म के लिए, और हम समाज में इस वजह से जी भी रहे। शायद हम आज यहाँ नहीं खड़े होते अगर बेटी उनके साथ जाती तो। बस तसल्ली है तो थोड़ी सी यहाँ है कि वो इज्जत से गई है, लेकिन दुख तो है और सारी जिंदगी रहेगा। उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उसके बगैर ना कोई खुशी है, आज खुशी मिलती है लेकिन उसके बगैर नहीं है। लेकिन बस इसीलिए जी रहे कि बेटी लड़ते हुए गई, और हम भी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली दोनों को, हमने हाई कोर्ट में कर रखा है और हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बेटी भी लड़ाई लड़ते हुए गई अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। हम भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जिएंगे। और आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत नमस्कार। आप सब ने हमें यहाँ बुलाने के लायक समझा और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। नमस्कार, जय श्री राम। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मेरा नाम गौरी शेलार है, अभी लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ भी सेम लव जिहादी हुआ है। 4 साल पहले मैंने एक FIR लॉन्च किया है इसके लिए। 2019 जब भी मेरा एज 16 इयर्स था, उस वक्त मेरे साथ लव जिहाद स्टार्ट किया था। मतलब जो प्रोसेस वो लोग करते हैं लड़कियों को फंसाने की, वो 16 रनिंग था तभी स्टार्ट किया था। सेम स्टोरी है, मेरे को किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, गाली गलौज या ड्रग्स देना, वशीकरण, यही सब है।
स्टोरी तो सब सेम है तो कुछ बताऊंगी नहीं, बस इतना बताऊंगी कि 24 नवंबर लड़का मुझे दरगाह लेके गया, माहिम दरगाह, जहाँ पर पूरा वशीकरण प्रक्रिया चलता है। माहिम दरगाह मतलब जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं, उसके पीछे उनका खुद का जिधर सब काला कांडी चलता है वो माहिम दरगाह पीछे वाला। उधर मुझे एक गिलास पानी पिलाया जो बहुत टेस्ट में कड़वा रहता है, वो पानी पिला के मुझे ड्रग्स दिए। फिर मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे शादी करनी नहीं थी उससे, क्यों मुझे अपना करियर करना था। उसके बाद मुझे शादी करनी थी। 2025 को मैंने प्रॉमिस किया था कि तभी शादी करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती ड्रग्स देके वशीकरण करके 7 दिसंबर को मेरे से बांद्रा कोर्ट में विदाउट परमिशन, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कन्वर्ट करके मेरा निकाह वैसा निकाह किया। नोटरी में जाके मेरा नाम बदल के गौरी से पलक कर दिया और फिर पुलिस स्टेशन लेके गए। लेकिन मेरे माँ बाप का प्यार और मेरा उनके ऊपर जो प्यार है उसके वजह से पुलिस स्टेशन से मैं सिर्फ 4 दिन की मोहलत लेके घर पे गई थी। उसी समय कुछ सोशल वर्कर्स, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से मुझे वो बाहर लेके गए, मेरा काउंसलिंग, मेरे ट्रीटमेंट जो वशीकरण में मैं थी वो ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ। उसके 1 मंथ बाद मैंने महाराष्ट्र में नहीं थी तभी मैं, क्योंकि वशीकरण का जो प्रक्रिया है वो जाते हो तो वशीकरण टूट जाता है पूरी तरह से। फिर वो लड़की को बाहर आने में बहुत मदद होती है, इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत दूर रखा उस लड़के से। और उसके बाद जब भी मैं पूरी स्टेबल हो गई तभी मैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए मुंबई आई। एफआईआर लॉन्च किया भी मैंने, लेकिन एक बात जो है बहुत कड़वी है लेकिन सच है कि पोस्को जब भी किसी लड़की का एफआईआर लॉन्च करते हैं पोस्को के लिए, तो एक लेडीज पीएसआई उसका स्टेटमेंट लेती है। लेडीज पीएसआई स्टेटमेंट क्यों लेती है? क्योंकि वो लड़की खुल के बता सके सब चीजें, उसे सब बता सके कि उसके साथ फिजिकल कैसे हुआ, फर्स्ट डे से एंड मोमेंट तक उसके साथ क्या अत्याचार हुआ है, वो बताने के लिए वो पीएसआई लेडीज रहती है। नहीं तो बहुत सारे पीएसआई जो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं मेरा, लेकिन वो जो पीएसआई थी उसका नाम नहीं मैं बता सकती हूँ अभी, उसके ऊपर मैंने एलिगेशंस किए, उससे मैंने अपना केस हटवा लिया था। लेकिन उसने मुझे इतना कैरेक्टरलेस, इतना गंदा गंदा बात जो लड़के ने भी मुझे आज तक नहीं बोला था, वो सब बात वो मेरे को बोल रही थी ताकि मैं एफआईआर लॉन्च ना कर सकूं। क्यों? उसको पैसे मिले थे उसके, इसीलिए। अभी इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मेरा सिर्फ 3 ही लोगों से विनती है कि एक माता पिता, समाज और प्रशासन। माता पिता, आज मेरे केस को 4 साल हो गए पूरे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरा शादी नहीं कराया। क्यों? मुझे करियर करना, इसलिए मेरा करियर चालू, मैं आउट ऑफ मुंबई जाके अपना करियर कर रही हूँ। साथ में मुझे एक शब्द से आज कुछ बोला नहीं कि हमारा इज्जत गवाया, कुछ नहीं। क्यों? अपनी लड़की का गलती है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन लव जिहाद भी है। तो लव जिहाद क्या है ये स्टोरी बताता है। केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी 1 ये सब बता रहा है कि लव जिहाद क्या है। तो माता पिता को मेरी विनती है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को गलत ना समझे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, सामने वाले से भी कुछ तो गलतियां हुई है। तो इसीलिए अपने बच्चों को गलत ना समझे, उनको सपोर्ट करे। और दूसरी बात है मेरा समाज। अभी जब भी मेरे सोहेल, उस लड़के का नाम है सोहेल एक्यूज का, उसके बाजू में जो हिंदू लोग थे आज मेरे घर पे आ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे माँ बाप को बता रहे हैं कि हाँ उसकी माँ मुसलमान होके नींबू उसके काट के उसके ऊपर हल्दी कुमकुम, जो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक, वो सब करती थी। वो मुस्लिम, उसके पास हल्दी कुमकुम का क्या जरूरत है, अंडा फोड़ के रखने का क्या जरूरत, वो सब अभी बता रहे। जब भी मेरे माँ बाप खुद सब लड़ चुके हैं, हाँ अभी बता रहे। तो समाज का काम है कि खड़े होके अपने हिंदू भाई बहनों को सपोर्ट करना। वो समाज नहीं करता है, क्योंकि जब भी अपने घर पे वो बात आती है
तभी हमको पता चलता है कि वो किस हद से गुजर रहे, किस दर्द से गुजर रहे। तो वो समाज के लिए और प्रशासन के लिए यही है बस कि ये सब जो हो रहा है, ये सब लड़कियां हैं, सबकी अलग अलग कहानी, किसी की एक नहीं है। किसी के साथ ब्लैक मैजिक, किसी के साथ रेप, किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ कुछ और, बहुत बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। तो कहानियों को ऊपर मत जाइए, बस जो हो रहा है वो सच है, इसीलिए ये सब आए कि हाँ ये जो केरला स्टोरी है वो सच में रियलिटी है, कोई स्टोरी नहीं है। आज सुबह मैं आ रही थी तभी एक पहले से ही लिखा होता है बेटी पढ़ा बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मालूम है क्यों है? पहले जो लड़कियों को मार डालते थे, क्यों? लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, उसके लिए वो थॉट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं होना चाहिए। बेटी को पढ़ाओ, एजुकेशन जरूरी नहीं है अभी, तो अभी बेटी को ये जरूरी है कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है ये जरूरी है, उसके बाद वो बेटी बचेगी। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ लड़कियों को ये दिखाता है कम पढ़ो, करियर बनाओ और पैसा कमाओ। तो पैसा किसी भी हद से कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ, नहीं, धर्म क्या है, हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म सनातन है, वो मजहब है, वो राक्षस है, हम भगवान के वंशज है। तो हमको क्या करना चाहिए? जब भी माँ बाप समाज हम धर्म पढ़ाएंगे बच्चों को, छोटे छोटे रहते तभी से, तो बेटी बड़ी होकर उसको मजहब और धर्म का भेद समझेगा, तभी वो बेटी उधर जाएगी नहीं, उसको समझेगा कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वो मजहब है। प्रॉब्लम्स को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे पास होता है, वो सलूशन हम उसका इस्तेमाल कर सकते। तो बस वो सोच को हमको बदलना चाहिए कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, नहीं, बेटी खुद बचेगी जब हमको बचपन से सब बताएंगे। तो जी मेरा नाम तो बताऊंगी नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ पर 2013 में आई थी। मतलब मेरी पहचान एक नवीन राणा नाम के लड़के से फेसबुक पे हुई थी, बट नवीन राणा जो था उसका मेरा चला, मतलब वो मुझे इंदौर लेने आया मध्य प्रदेश में, मैं उसके साथ भी आई, ठीक है, क्योंकि इंटर कास्ट के मतलब राणा और हम ब्राह्मण फैमिली थे, तो इसलिए शादी घर वाले तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण में ही जाऊँगी। नवीन राणा मुझे लेने आया, हम दिल्ली आए। दिल्ली में उसका एक फ्रेंड मिला, उसका नाम शाहनवाज था। शाहनवाज लेकर जब हमें यहाँ आया तब उन्होंने बोला कि हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, तो मैं तुम्हें लेकर, एक मदरसा है कुल्लत नाम है जिसका, यूपी में पड़ता है, सुना भी होगा आपने, मौलाना कलीम सिद्दीकी का मदरसा है वो। मैं उनके वहाँ पर गई, मुझे वहाँ ले गया नवीन। तो वहाँ इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी थी कि मतलब कोई भी लेडीज बाहर नहीं जा सकती और कोई जेंट्स अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसा गेट पे और गेट के बाहर भी मौलाना के जो होते हैं जो लोग, वो खड़े रहते थे। ठीक है, मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मेरी जैसी और भी लड़कियाँ थी, मैंने देखा वहाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सपोर्ट करते हैं बस हम लोगों को। वहाँ पर जब मैं गई तो उन्होंने धीरे धीरे पूछा मुझसे कि तुम क्या नॉनवेज खाती हो, ऐसा। मैंने बोला नहीं, नॉनवेज वगैरह हम नहीं खाते क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, ऐसा। ठीक है, मैंने बोला अच्छा नवीन कहाँ है, आप नवीन को बुला दीजिए, वो कब जाएगा? तो बोले नहीं अभी नवीन नहीं आ रहा है, नवीन कहीं गया हुआ है। मैं ठीक है। वहाँ से फिर मुझे मेरठ मदरसे ले जाया गया। मेरठ मदरसे में जब वहाँ रखा तो उन्होंने बोला आपको यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, पहले आप मुझे नवीन को बुलाओ। तो बोले नहीं, नवीन वहीं आ रहा है, आप वहीं चलो। जब हम मेरठ मदरसे में गए तो वहाँ पर नवीन आया। नवीन ने कहा देखो सुनो, अब अपने घर से तुम दूर हो गई हो, फ़ोन तो था भी नहीं मेरे पास में कि मैं फ़ोन से घर से या किसी से कांटेक्ट कर सकूं। जो फ़ोन था मेरे पास में वो वही ले गया था। फिर उसके बाद में उसने कहा देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा है कि तुम्हें ना इस्लाम की स्टडी यहाँ रहकर सीखनी होगी। मैंने कहा मैं इस्लाम को कैसे सीखूँ, मेरे को समझ नहीं आता है ये सब। तो लेकिन नहीं, हमें निकाह करना होगा ना, इसके लिए इस्लाम को तुम्हें पढ़ना होगा और इस्लाम सीखना होगा। वहाँ इतना टॉर्चर था कि वो 5 मिनट के लिए बस मिला और बस ये बोलकर चला गया।
अब वहाँ जो मदरसे में लेडीज होती थी, जो हमारी जो हम सबको सिखाती थी वहाँ पर, उन्होंने कहा अब आपको इस्लाम में कलमा पढ़ना है। उन्होंने कलमा सिखाया। उसके बाद में सुबह 4 बजे हमको उठा दिया करते थे नमाज पढ़ने के लिए, जिसे तहज्जुद बोलते हैं। वहाँ से शुरू होती थी पूरे दिन भर की। मॉर्निंग में 7 बजे सिर्फ हमें चाय मिलती थी। उसके बाद में ऐसा ट्रीटमेंट सिर्फ हमको मिलता था जो वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ थी, बाकी जो उनकी लड़कियाँ थी उनको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। फिर उसके बाद में हमें सिर्फ चटनी देते थे और चावल देते थे, और रात में चटनी और रोटी, वो भी सिर्फ 2। फिर उन्होंने बोला कि इस्लाम तुम स्टडी याद नहीं करोगी, तुम आयतें याद नहीं करोगी, तुम नमाज याद नहीं करोगी, कुरान को पढ़ोगी नहीं, तो तुमको ऐसे ही मिलेगा। वहाँ हम लोग रहते हैं, मैं कहूँ मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे घर भेज दो। उन लोगों ने घर नहीं भेजा। फिर नवीन गायब ही हो गया बिल्कुल, ना वो आया मिलने। फिर वहाँ से मुझे पुलत ले जाया गया। पुलत गांव जब गए हम वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई मौलाना मिले। वहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी ने वहाँ पर शादी करवाई किसी मौलाना से। उस मौलाना ने मुझे मुजफ्फरनगर रखा। मुजफ्फरनगर जाने के बाद वो घर से बाहर जब जाता ना तो ताला लगा कर जाता, क्योंकि वो लोग कहते थे अभी, मतलब वो फोन पे जब बात करता था ना, कहना ट्रस्ट मत करना इस पे, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है, इसने MBA कर रखा है, ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, इसलिए इस पर ट्रस्ट मत करना, ये भाग सकती है। तो वहाँ पर मुझे वो रखता। फिर उसके बाद में लॉक खोल के वो आता, लॉक खोल के नमाज पढ़ने जाता। तो वो इस तरह से मुझे रखा उसने। फिर कुछ दिन बाद में उसने मुझे ना तलाक दे दिया। मैंने सोचा कि मैं उसका दिल जीत लूंगी तो शायद तक मेरे को मौका दे दे कि मैं बाहर निकल सकूं, मैं भाग सकूं कहीं। बट नहीं, उसने ट्रस्ट नहीं करा। फिर उसने कुछ दिन बाद तलाक दे दिया। तलाक से मुझे वापस पुलत मदरसे में लाया गया और पुलत मदरसे में मैं रखी। मदरसे में रहने के बाद में उन लोगों ने बोला कि मैं शादी करनी होगी, देखो तुम अपने घर तो अब जा नहीं सकती हो, घर जा भी नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे बुर्खा पहनाना, पर्दे में रखना, मेरा एक नाखून भी नहीं दिखता था, क्योंकि हाथ में ग्लव्स, पैरों में ग्लव्स, हर जगह सॉक्स वगैरह, मतलब इस तरह से मुझे वो लोग रखते थे एकदम नकाब करके। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरा दूसरी जगह पे निकाह करवाया। वहाँ पर निकाह हुआ। फिर उसने मुझे कुछ टाइम तक रखा, क्योंकि 2013 से अब मैं इस चीज़ से निकली हूँ, अभी तक मेरा केस भी चल रहा है। और उन्होंने मेरा फिर हलाला करवाया। हलाला के नाम पे वो अपने जीजा से करवाता, फिर उसके जीजा तलाक देते, फिर वो मेरे साथ रहता। फिर उसके बाद में जमीयत उलमा हिंद की एंट्री होती है इस मैटर में कि मेरी 2019 में एक से निकाह होता है। वो हाफिज़ कुरान था। ऐसा नहीं था कि मैं निकल सकूं, बाहर जा सकूं। और उसने मुझसे शादी करी, 4 साल मुझे रखा। फिर उसके बाद उसने मुझे तलाक दिया। फिर इनकी फैमिली वालों ने मुझे अपने मतलब कमरे में रखा, बिल्कुल कहीं जाना नहीं, आना नहीं। फिर उसके बाद में उसने मुझे फ्लैट लेकर जगह रखा, सबसे छुपा कर। फिर वहाँ पर उसके जीजा से हलाला करके मेरा दोबारा निकाह करके मेरे को रखा। फिर उसके बाद में मैं जब फ्लैट में रहती थी ना, तो वो कुछ मारना, पीटना, गालियाँ, मैं बाहर कैसे निकलूं। फिर मेरी एक फ्रेंड से मेरी दोस्ती हुई। मेरी फ्रेंड यही मेरे साथ रहती है, बहुत सपोर्ट, इसने मुझे इतनी हिम्मत दी, बहुत हिम्मत। मैं वहीं पास के DLF थाने में गई और उसकी कंप्लेंट लिखी कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ इन लोगों ने करा है, कि मेरा हलाला करवाया, फिर मुझे अब शुरू से 2013 से लेके अब तक ये सब करवा रहे हैं। उस SHO ने एक पति पत्नी की लड़ाई की FIR लिख ली और उसे समझाया कि तुम जाके कोर्ट में तलाक ले लो और इसको जो भी है सेटलमेंट करके मामले को रफा दफा कर दो। बट मुझे जब मैं वहाँ गई SHO के पास, पता पड़ा कि क्या उन्होंने लिखवाई एप्लीकेशन, तो उन्होंने FIR यही मतलब ये हस्बैंड वाइफ वाला ही लिखा, क्योंकि वो हर बार जाता और पैसे दे देता, क्योंकि वो मदरसा चलाता है, बहुत बड़ा स्कूल भी है उसका, तो अच्छी अर्निंग है उसके पास में, तो वो पैसे दे दिया करता और वो छूट जाया करता। अब मेरा केस कोर्ट में है। मेरी फ्रेंड, उसके हस्बैंड और हमारे सर है विनीत सर और
चंद्रपाल सर जी यही मेरी हेल्प कर रहे हैं और इस केस को लड़ने में। और मैं चाहती हूँ कि अगर प्रशासन कुछ पैसे लेकर ये काम ना करे ना, तो सच में किसी के लिए वो खड़े हो सकते हैं। वो हमेशा पैसे दे देता है और इतना ट्रस्ट दिलाया था मुझे कि नहीं आपकी हेल्प होगी, आप फिक्र मत करो, और मेरा कोई हेल्प नहीं हुआ। 1.5 साल से मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं लड़ रही हूँ, पर मैं बैक नहीं होंगी। मेरे पास फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ इज्जत को बहुत कुछ मानते हैं। इसलिए अब मेरे पास जो मेरी फैमिली है बस यही है और कोई भी नहीं है। और ये जो फिल्म है इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी फिल्में तो बननी चाहिए जिससे कि हमें आईना दिखाई दे। एक ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो आईना है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है। ये ऊपर से बहुत अच्छे होते हैं, दाढ़ी टोपी बिल्कुल नेक बन के रहना नहीं, पर इनके अंदर बहुत गंदे हैं। इतना जुल्म है अंदर, जो जुल्म मैंने देखा है अपनी आंखों से, बहुत जुल्म है। ये कहानी नहीं है। तो मैं तो सोचती हूँ कि समाज में इस तरह की मूवी आती हैं खराब वराब सी, इससे अच्छा तो ऐसी मूवीज आए जो हमको कुछ सिखा दें कि नहीं वाकई में रियल में लड़कियों के साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सविता है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरे साथ भी सेम हुआ है, जैसे कि मुंबई का स्टोरी है माहिम दरगाह, जहाँ पे लड़कियों को लेके जाया जाता है और वहाँ पे कुछ पानी पिलाया जाता है। सेम मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे पानी पिलाया गया वहाँ पे, एंड उसके बाद मुझे अनकॉन्शियस करके फिर घर पे लेके गए। फिर मेरे साथ रेप हुआ, एंड उसके बाद उसकी मम्मी एंड उसकी सिस्टर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। फिर ज़बरदस्ती मुझे कोर्ट मैरिज कराया गया, एंड कोर्ट मैरिज कराने के बाद अब मैं जब फैमिली छोड़ ही दी हूँ तो मैं उसी के पास रह गई। मैं 9 ईयर्स स्ट्रगल करी हूँ उसके साथ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। मुझे ज़बरदस्ती गोमांस खिलाया जाता था, मुझे मारते थे। मैं जैसे जॉब पे जाती थी तो ऐसे होता है कि उन लोगों में बुर्का पहन के छोटे कपड़े पहनते, बहुत कुछ करते, एक नहीं 4-4 लड़के लेके घूमते, बट वो दिखता नहीं है। बट अगर एक हिंदू लड़की जीन्स टी शर्ट पहने या कुछ ऐसे कपड़े पहने तो उन लोगों का कहना होता है कि ये लड़की धंधे वाली है, बियर बार में काम करती है। जैसे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरे बच्चों के लिए मुझे काम करना होता था, तो मैं काम करती थी, जॉब पे जाती थी, वहाँ पे फॉर्मल्स पहनना होता था। तो सभी को बताते थे कि मैं बियर बार में काम करती हूँ, मैं धंधा करती हूँ। अगर ऑफिस में किसी से बात करती थी, कोई कलीग्स होते थे तो उनके साथ मेरा अफेयर है, रिलेशन है। ऑफिस के बाहर आके मारना कि मेरा मुंह पूरा काला, मैं किसी को फेस शो ही नहीं कर सकती थी। ऐसे आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे बैक सपोर्ट किसी का नहीं है, मेरे फैमिली का नहीं है, क्योंकि मैं खुद से करी हूँ तो सब मुझे अपने हाल पे छोड़ दिए। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक फैमिली सपोर्ट होगा तो ऐसे लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। कि जो सुसाइड करना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, वैसे लड़कियों को अगर किसी का सपोर्ट होगा तो वो उसमें से बाहर निकल सकते हैं। बस, थैंक यू। राम राम भैया, सबकी राम राम। हमारे साथ जो दगेबाजी हुई है, ये हम हिंदू मुस्लिम से मैं कदा बहुत दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जैसा कोई आदमी यहाँ धरती पे नहीं होगा, इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि 3 साल से मेरे को दिखता नहीं है। मेरी लड़की 16 साल 17 साल की है और इसने पहला फुसला के ले गया, अब भी फोन करता है। और ये मेरी लड़की को अब भी वो कहती मैं आऊंगा, वहीं जाऊंगा। अब बताओ, मेरा हिंदू धर्म का नष्ट हो रहा है। मुसलमान कितना गलत काम कर रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों को ले जाके 2 साल भरे से भर मारा, मेरे को दिखता नहीं। छोटे बच्चे को मेरे को लात से मारा था, मेरे सामने मारा था। इसने इतना अत्याचार किया, कितना कोई ने किया होगा। थाने में गया, थाने में उसने बोला जाओ लड़की आ जाएगी, ये कर देना। कहीं मेरी सुनी भी नहीं जा रही है। जो बोला वहाँ पे वही है। आप माइक सर, माइक से बोलिए, माइक से सर। केरला से 26 केरला स्टोरी 1 के वक्त ले आए थे, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सर वही आज हम उनको ले आते तो आप कहते हैं आप उन्हीं लोगों को वापस ले आ रहे हो, तो आप दोनों तरफ बात करेंगे, ये सही है। बट टुडे वही स्टोरी है। और केरला के विक्टिम्स का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा आपने, कि केरल एक हाईली एजुकेटेड स्टेट है। आप ये भी देखो, जज तक है वहाँ, ब्लाइंड जज तक है, लेडीज जज। और पर्टिकुलर आप
पिछली बार आपको केरल की कहानी दिखाई थी। अरे भाई आप साहब, कह- जब आपको केरल की 26 लड़कियों पूरे को देश में दिया होता है, है। सुन लीजिए आपने सवाल पूछा ना, बात सुनिए ना। ये इट्स अ पैन इंडिया स्टोरी। Then boys. No, it's related to Kerala also, and from Kerala how it's all over India. पहली बार जब हमने कहानी बनाई तो लोगों ने कहा ये सिर्फ केरल की कहानी है। हमको ये बताना था कि ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। सर, इसमें कोई विक्टिम केरला की तो नहीं थी? यहाँ हम लेके नहीं आए क्योंकि पिछली बार हम विपुल जी ने बताया कि पिछली बार हमने 25 विक्टिम्स को केरला से लेके आया था, इसकी वजह से इस बार नहीं लेके आए। विपुल सर, अभी आपने education and Yes, I respect. you are insulting Kerala. No, not at all. अच्छा, let me I ask love you- it. okay, I've done let- documentaries for Kerala. let me ask you a straight and simple question. On the floor of assembly, the then CM had put a report. which said- But अभी you, आप बोल नहीं- but at the अच्छा, same आप time in Supreme Court the sender, Sir, if you are going to be blind towards a problem in your state, which is a wonderful state, you are destroying the state. You are responsible, not us. We are but you bringing a produce problem to the you. ladies from You find a Maharashtra, solution. Rajasthan, Sir, Bihar. But sir, in Supreme Court, but the sender itself submit there is no love jihad. Sorry? In Supreme Court, the sender's report was there is no love jihad. Sir, these are 3 victims here जिनके कोर्ट केसेस में लव जिहाद को एस्टैब्लिश किया गया है। Court तो आप नहीं मानना You are चाहते। against the Supreme Court. No, it's not about Supreme Court. ये The court, कोर्ट का ही कोर्ट के जजमेंट में लिखे हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस में लिखे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, हमने कोर्ट की बात की। विपुल सर, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट विपुल सर, गवर्नमेंट से जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। असर पड़ेगा? सॉरी, इस फिल्म का केरल के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम फिल्म मेकर्स हैं। असर क्या पड़ेगा इसमें? हम फिल्म मेकर्स हैं, आप हमसे राजनीतिक सवाल न करें। Sir, but the timing of the film seems. okay. Let me ask you a simple question. Just let me answer his question. केरल से पहले बंगाल में चुनाव है, ये भी हमें पता था। No, I could have taken a story from Bengal. I could have taken a story from Assam. मुझे इलेक्शन की इतनी फिक्र होती तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले साल इलेक्शन हो चुका है, तो वहाँ की कहानियाँ हम क्यों लेते? अब आपको इसको मसाला देना है, दीजिए प्लीज, मसाला मारिए, लेकिन आपको भी पता है कि हकीकत है। सर जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री, Again you are saying the same thing. Not at all. Sir, you don't want to accept. You don't want to accept. You don't want to accept the problems there. It's one of the most beautiful states in the country. I agree to it. आप जब बीमार होते हैं ना तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ता होता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री, you are living in denial. So please live in denial. आप डैमेज कर रहे हैं। The girls, they told you, they were threatening. Yes. विपुल सर, जिस तरह से आप फिल्में बना रहे हैं, केरला 2, बंगाल फाइल्स, इस तरह की फिल्में आ रही हैं, क्या आप एप्स्टीन फाइल पर भी फिल्म बनाएंगे लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं किसी भी एक सर को जवाब देना नहीं चाहता हूँ। हम एक प्रॉब्लम देश के सामने लाना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि हम पूरी ईमानदारी से लाए हैं, और उसके पर जो सवाल उठाने की एक पूरी लॉबी एक्टिव थी, उनके लिए ये जवाब था। अगर आज ये जवाब सुनने के बाद भी अगर ये लॉबी या कुछ लोग इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो उन्हें जेन्युइनली अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना चाहिए कि क्या उनके अंदर थोड़ी भी सेंसिटिविटी इन विक्टिम्स के लिए है या नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।